जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी के सामने आज टॉप 50 क्वेश्चन जीएस के लेकर आया हूँ। जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चनों को लेवल अच्छा ही है और मजेदारी के साथ इन क्वेश्चनों को हल करेंगे और इन क्वेश्चनों के बारे में भी डिटेल जानेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हो और चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्तों भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को दबाकर शेयर करें और लाइक भी करा करें, जिससे हमें आगे जुनून प्राप्त होता है अगली वीडियो बनाने के लिए। आप कमेंट जरूर कराते रहें कि आपको क्वेश्चन कैसे मजेदार लगे, कि आपको क्वेश्चन अच्छे नहीं लगे। आप सभी भाई वीडियो को दबाकर शेयर करो, फिर चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब क्वेश्चन मजेदार होने वाले हैं, लाजवाब होने वाले हैं। आप वीडियो पर बना रहे हैं पूरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था? और किस नाम से जाना जाता था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। जिन भाइयों को क्वेश्चन नहीं पता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, एक कॉपी एक पेन लें हाथ में। जिस भाई को क्वेश्चन याद नहीं है उस क्वेश्चन को जरूर अपनी कॉपी डायरी में नोट कर लें। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? और विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? आप सभी जानते होंगे शायद, मुझे उम्मीद है। तो इसका आंसर होगा जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? जयदेव। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है और हमें कम समय में करने हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। दोबारा क्वेश्चन को सुनना है। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो आप कह रहे हो भैया कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई। तराइन का सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी को दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। तो तराइन की लड़ाई 1192 में हुई थी, सेकंड वाली। आपसे फर्स्ट वाली पूछ ले, तराइन की फर्स्ट वाली लड़ाई कब हुई, तो आप बता देना 1191 में। ठीक है, आपसे पूछ ले किन किन के बीच हुई, तो आप टिक करेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली लड़ाई में मेरे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की क्या हुई? विजय हुई थी। ठीक है, पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। मेरे दोस्तों देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौमा भारत छोड़ो आंदोलन। बात समझ आ रही ना? साफ दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है, आवाज साफ आ रही, क्लियर आ रही है आवाज, तो कमेंट जरूर करें। और आगे है कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्लान। ठीक है, तो देखिए इनकी डेट बतानी है आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कैबिनेट मिशन कब आया भारत में, क्या करना है? इनकी डेट बतानी भैया। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 1930 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था ये। और कैबिनेट मिशन है जो 1946 में आया था भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ऐसी सीरीज बनाना सीख बता देगा, पूछ लेगा कि इनको सही क्रम में बताइए। ठीक है, ये आगे पीछे होंगे, आपको यदि डेट पता है तो आप लगा सकते हैं, आपको यदि डेट नहीं पता है तो आप लगा नहीं सकते। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 1900 से लेकर 1947 तक सभी डेट याद करो जो मुख्य मुख्य हैं, क्योंकि इनके जो इन दोनों के डेटों के बीच में हर एक परीक्षा में कोई डेट पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, कथकली है जो नृत्य, कथकली नृत्य है किस राज्य से संबंध रखता है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो बताइए दोस्तों, बताइए कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो आप कह दोगे
कि यह केरल राज्य से संबंध रखता है, केरल केरल राज्य से। अब आपसे पूछ ले कि केरल की राजधानी क्या होगी, तो आप टिक कर देंगे त्रिवेंद्रपुरम होगी, त्रिवेंद्रपुरम। यदि आपसे पूछ ले केरल का नया नाम क्या हो गया है, तो आप बता देंगे केरल का नया नाम केरलम हो गया है। ठीक है, केरलम नया राज्य हो गया जो 2023 से चेंज हुआ है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी में ग्रहों का क्रम बताइए। ग्रहों का क्रम क्या होगा? बढ़ती दूरी, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की दूरी बताइए दोस्तों। देखिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, जैसे हमारा यहां सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और सूर्य से के पास कौन है, उसके पास कौन है, उसके पास कौन है, फिर उसके पास कौन है, फिर उसके पास कौन है। तो मेरे दोस्तों इसी प्रकार ये क्रम चलता है। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के दो प्रकार से पूछ सकता है, एक तो आकार के हिसाब से पूछ सकता है और एक सूर्य के हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, ग्रहों से ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पूछी है तो पहले लगा देंगे बुधवार। ठीक है, सूर्य के पास में सबसे पहले बुध आता है, सबसे नजदीक कौन है सूर्य के? बुध है। ठीक है, आगे होता है शुक्र, आगे होता है मंगल, आगे होता है मंगल, फिर होता है पृथ्वी, फिर उसके बाद होता है बृहस्पति, फिर होता है शनि, फिर होता है अरुण, और मेरे दोस्तों लास्ट में होता है वरुण। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि बुध की सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए, तो बुध होगा, सॉरी, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए, तो बुध होगा, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा होगा? वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्रम है। यदि आपसे भारी आकार में पूछ ले, भारी आकार में, भारी आकार में, तो आप मेरे दोस्तों बृहस्पति से शुरू कर देना, बृहस्पति से शुरू करना, और एक छोड़कर एक यहां पर आ जाओगे फिर। ठीक है, एक छोड़कर एक लगाओगे क्रम में, तो यहीं से स्टार्ट करना, फिर इसी प्रकार बढ़ते हुए भारी क्रम में लग जाएंगे आपके। आपको सवाल ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। उसके बाद आप क्रम से लगा देना, एक छोड़कर एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं? प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं? प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, प्रतिचक्रवात का मतलब होता है स्वच्छ आकाश, एकदम क्लियरिटी, स्वच्छ आकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। साथियों, इन क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं 50, परंतु हम 50 में कम से कम 100 क्वेश्चन प्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, जब एक क्वेश्चन की बात आई तो एक क्वेश्चन में से हम 3 क्वेश्चन बना के चलेंगे। ठीक है, आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं, 1 घंटे का समय होगा सिर्फ, और 1 घंटे में हम 50 से 100 क्वेश्चन करा देंगे। आगे पूछ रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का वर्ष बताइए। पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्रम बताइए। यदि आपको पता होगा कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। यदि आपको याद है तब लगा सकते हो, आप तुक्का मार के नहीं लगा सकते। लगाओगे तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना की बात कर लें थोड़ी सी। पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्ष के लिए लागू होती है, क्योंकि पंच है उसमें लगा हुआ है। अभी कब शुरू हुई थी? तो भैया ये शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना पूछ ले आपसे, तो आप टिक कर देना 1951 से शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी पहली। अब इसके हिसाब से आप 5-5 वर्ष बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरी पूछेगा, तो 56 से कितना हो जाएगा? 61 से कितना हो जाएगा? 66। तो आप लगा देना भैया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी जो 1961 से 1966 तक चली थी। आपसे पूछ ले कि पंचवर्षीय योजनाओं के बीच अवकाश कब रहा, तो आप बता देना कि 1966 से ये 1969 तक अवकाश रहा था, 3 वर्ष का। ठीक है, ये किस पंचवर्षीय योजना के बाद रहा था कि तीसरी के बाद रहा था? चौथी कब चली थी? तो 1969 से 1973 तक रही थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 74 तक। ठीक है, आगे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन होगा अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई? अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई बताइए दोस्तों।
अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई? तो अन्नपूर्णा योजना हुई थी जो 2000 में, ठीक है, 2000 में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो अन्य न्यायाधीश लाएंगे, जब अन्य न्यायाधीश लाएंगे, यदि अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रपति है जो किस अनुच्छेद के द्वारा शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। आपसे पूछ रहे कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से शुरू होता है, किस अनुच्छेद से उसकी लीला शुरू होती है? तो राष्ट्रपति की लीला अनुच्छेद 55 से शुरू होती है, ठीक है। आगे बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं भैया, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है, हर एक प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठाए हमने, और इन प्रैक्टिस सेट को लगाकर अगला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मजेदारी के साथ। सभी प्रीवियस पेपर भी हैं इनमें कुछ, उनको सभी को लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर लगाओगे तो आपको डाउट होंगे, जैसे किसी क्वेश्चन में आप अटके, जब आप प्रीवियस पेपर लगाओगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि आप कहाँ अटक रहे हो, कौन सी टॉपिक पर आपका कमजोर चल रहा है मामला, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर इसलिए लगाएं और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ठीक है, किसी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए आगे बात करें, देखिए किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक शिक्षा का अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया। देखिए इस अनुच्छेद के तहत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया कि आपका ये अधिकार है, आप इस अधिकार को ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यह अनुच्छेद 21 है। यदि आपके पास 6 से लेकर 14 तक के वर्ष तक के बच्चे हैं तो आप उनको स्कूल भेजोगे, ठीक है, जो सरकारी स्कूल है ना उनमें भेज सकते हो, सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो आपसे पूछ रहे कि 6 से 14 तक के बच्चों को किस संविधान संशोधन द्वारा एक अधिकार बना दिया गया? ये बना दिया था भैया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, कि आपके यदि बच्चे हैं और इस उम्र तक हैं तो आप उनको क्या भेजोगे? शिक्षा के लिए स्कूल भेजोगे। ये आपका मूल अधिकार बना दिया, मूल अधिकार, ठीक है। अब पहले अधिकार थे 10 और अब हो गए कितने? 11। 11वां कौन सा है? तो भैया यही है 11वां, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ तब अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी और भाषाएं कितनी थी? ये सभी आपको बताना है। देखिए जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, सभी को पता होगा कि गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और अनुसूचियों की संख्या 8 थी और भाषाएं टोटल 14 थी, ठीक है। अब कितनी भाषाएं भैया? अब 22 भाषाएं, ठीक है। तो किस किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई आगे बताएंगे, ठीक है। उनकी एक शानदार ट्रिक है, बहुत जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने किस भाग को अनुच्छेद 32 के तहत हृदय व आत्मा कहा है? बी आर अम्बेडकर ने किस भाग को अनुच्छेद 32 के तहत हृदय व आत्मा कहा है? तो मेरे दोस्तों संवैधानिक उपचारों को
संवैधानिक उपचारों को, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत हृदय व आत्मा कहा है, ठीक है, किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। इन क्वेश्चनों को लिखिए, लिखना चाहते हो तो फिर चलते हैं आगे। चलिए तो देखिए, पढ़ाई है जो एक क्या है, एक अच्छा है सिस्टम। मतलब जब पढ़ाई करो आप तो एकाग्र होकर, स्वस्थ होकर, बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाई का करें, ठीक है। जैसे नहीं बोझ समझो, बोझ का मतलब ही नहीं बता मेरे दोस्तों, बोझ मतलब ना समझो। पढ़ाई को एक बोझ बना मानो तो अच्छा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बारे में कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग किसके कारण होता है? जब मूत्र का पीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन, ये तो याद करने का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, जंग से, जंग से लोहे को बचाने के लिए, बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने पर, जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए, जब आप लोहे पर, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आप जस्ते की परत चढ़ाते हो। जब जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण। और हाँ चाहिए। और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का दुधवा जो नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पार्क किस जिले में स्थित है? आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस ने यूपी से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, आए ना, हर एक सप्ताह में आए हैं। तो साथ ही यूपी जीके की क्लास हम 2 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। उसमें यूपी स्पेशली स्पेशल होगा, ठीक है। और अभी नहीं करेंगे, जब इन क्वेश्चनों को 50 क्वेश्चन की क्लास हम 10 चलाएंगे, जब 50 क्वेश्चन की क्लास हम 10 चलाएंगे उसके बाद हम इसे करेंगे यूपी जीके को, ठीक है। इन क्लास यूपी जीके क्लास 2 से 3 होगी, बस 2 से 3 होगी, इनमें खत्म हो जाएगी और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना भी कंफर्म है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है, किस जिले में स्थित है? तो मेरे दोस्तों यह लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। और मेरे दोस्तों हमने आपकी यूपी करंट पढ़ाया था, सॉरी यूपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए हमने करंट तैयार की थी आपकी। तो मेरे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आए, आपको सभी को जानकारी होगी। तो 4 से 5 जो जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से जैसे 5 आए तो उसमें से 4 मिले हैं, ठीक है। तो करंट के भी क्वेश्चन मजेदार मिले और सभी फंसे हमारे जो जो हमने पढ़ाए थे, ठीक है। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपके हमारे चैनल पर ही वीडियो डली हुई है, उनको देख लेना। ये क्वेश्चन हर एक वीडियो से मिले हैं यूपी पुलिस परीक्षा में, ठीक है। तो यही तो होता है, बस एक पकड़ करना कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। आगे देखिए, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भैया विमुद्रीकरण, नोटबंदी हो जाती है, ये क्वेश्चन आया था आपकी बार, आया था ना, और 2-3 शिफ्टों में आया था ये कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। विमुद्रीकरण कब हुआ? जब 2016 में विमुद्रीकरण हुआ तो उनमें किस किस नोटों को बंद किया गया, ये क्वेश्चन आए थे, यदि आपने पेपर देखे हो तो। हाँ, एक सेकेंड,
तो चलिए साथियों, हम क्वेश्चन चल रहे थे कि विमुद्रीकरण की अर्थव्यवस्था पर जब प्रभाव क्या पड़ता है, जब नोटबंदी हो जाए तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि महंगाई पर नियंत्रण लगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। ठीक है, डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन खाते से खाते में ट्रांसफर करना। ठीक है, और महंगाई पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। जब नोट बंद हो जाएंगे आना जाना, हाँ, तो क्या होगा भैया, महंगाई पर नियंत्रण होगा, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि नोटबंदी हो चुकी है। तो आप टिक कर देना कि महंगाई पर नियंत्रण होगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। इस विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है। विमुद्रीकरण अब तक भारत में 3 बार हो चुका है। ठीक है, और फिलहाल में हुआ था जी 8 नवंबर 2016 को हुआ था। उसमें साथियों 2 प्रकार के नोटों को क्या किया था, बंद किया गया था। एक था 500 का और एक था 1000 का। ठीक है, 1000 की जगह कौन सा नोट चला गया था, 2000 का, उसको भी क्या कर दिया गया, बंद सा ही कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय या बालिका विद्यालय कब शुरू हुआ था, तो ये 2004 में शुरू हुआ था। 2004 में मेरे दोस्तों आरटीआई सूचना का अधिकार लागू हुआ था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने थे, तो ये बनी थी सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की पहली राज्यपाल बनी थी। परंतु ये पूछ रहे भारत में किस राज्य की राज्यपाल पहली महिला बनी, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ना, एक आध क्वेश्चन तो आपको याद होगा। जिले में आपराधिक प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन आए आपने पुलिस की परीक्षा में देखे होंगे। तो देखिए, आपराधिक मामले में जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, कौन होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 19वां क्वेश्चन, घड़ियाल प्रोजेक्ट है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है। घड़ियाल प्रोजेक्ट है किस नदी पर बना हुआ है, तो भैया ये चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी, ये कहां बहती है, तो यूपी एमपी में। आगे, भूटान देश की राजधानी, भूटान देश की राजधानी, तो भूटान देश की राजधानी क्या है, थिम्पू। और इसकी मुद्रा पूछ ले तो न्यूगल ट्रम, न्यूगल ट्रम इसकी मुद्रा है। और भूटान राज्य के देश की राजधानी क्या है, थिम्पू। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, बताइए। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं जो 9 जनवरी को, 9 जनवरी। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन, टेलीफोन के खोजकर्ता, टेलीफोन के खोजकर्ता, तो यह है ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्राहम बेल गायत्री मंत्र का उल्लेख है किस वेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ये मेरे दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। वेदों की संख्या 4 है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद का मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या है, तो अथर्ववेद का मतलब होता है
जादू टोना से संबंधी है ये टोटका, ठीक है। और सामवेद का वेद होता है संगीत का वेद, इसमें संगीतों का उल्लेख ज्यादा हुआ है, इसे संगीत का वेद है सामवेद को। और यजुर्वेद का होता है मतलब कि यह गद्य पद्य दोनों में प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद है, इसमें ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु का नाम बताइए। सिखों के अंतिम गुरु का नाम, सिखों के अंतिम गुरु का नाम बताइए। तो दोस्तों सिखों के कुल गुरु 10 थे और 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह था। इन्होंने किस धर्म की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये आर्मी के पेपर में आ चुका है। आर्मी वाले ध्यान रखना भैया, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना, इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि ये यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप हटके मत समझना कि ये यूपीएससी के लिए ही है, ये आर्मी वालों के लिए भी है। आगे चार मीनार है जो, चार मीनार, चार मीनार कहां पर है, कहां पर स्थित है? देखिए हमने कल क्वेश्चन कराया था, यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। देखिए चार मीनार तो भारत में तो है, तो परंतु भारत के किस राज्य में? तो भारत के हैदराबाद राज्य में, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद राज्य में। इनको लिखिए फिर आगे चलते हैं, लिखते चलिए। लिखते चलिए दबा दो। क्वेश्चन पढ़ने में मजे आ रहे हो तो क्वेश्चनों को बस लाइक करते चलो। मेरे दोस्तों सपोर्ट जरूर है, यदि आपका सपोर्ट नहीं होगा मेरे प्रति तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं आगे आपके लिए वीडियो कैसे लाऊंगा। तो मेरे दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप एक अंगूठी का कार्य करते रहना है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ आपके लिए। यदि आपका सहयोग है तो मेरा आपका भी आपके लिए प्रति बहुत सहयोग है, ठीक है। तो आप अपना सहयोग कम न करें। चलिए 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 क्वेश्चन ही रह रहे हैं हमारे। अगला क्वेश्चन 26वां कि भारत में कौन सी फसल अधिक क्षेत्र घेरती है? अधिक क्षेत्र घेरती मतलब अधिक क्षेत्र में होती है, बताइए। भारत में ऐसी कौन सी फसल है जो अधिक क्षेत्र में हो रही है? तो उसका आंसर बता देना कि चावल। चावल भारत में सर्वाधिक होता है। आगे यूएसए की राजधानी क्या है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए है जो, यूएसए की राजधानी है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और इस किस नदी किनारे है? पोटोमेक, पोटोमेक। अगला, अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया? किस पर जोर दिया? तो देखिए सबसे पहले भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। गरीबी हटाओ
का नारा किस योजना में दिया गया? देख, गरीब हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी। आगे 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार बताता है? कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार बताता है? तो ये अनुच्छेद 14 और समानता का अधिकार या समता का अधिकार 14 से 18 तक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये पुलिस के पेपर में आया था पिछली बार, जो पेपर रद्द हुआ है उसमें आया था ये। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? किस देश से लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कहां से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में शून्यकाल होता है, एक प्रश्नकाल होता है, ये कब होते हैं? भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो मेरे दोस्तों, शून्यकाल भारत की संसद में 12 से 1 तक होता है। और आपसे प्रश्नकाल पूछ ले तो 1 से 2 होता है, 1 घंटे के दोनों होते हैं। अगला, घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है? घरेलू मक्खी से कौन सा रोग हो जाता है? हैजा। कौन सा रोग होता है? हैजा रोग हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो इसका आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस है जो कब मनाते हैं? सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो मेरे दोस्तों, ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ कहां पर है? यूपी का उप हाई कोर्ट कहां पर है? तो बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ कहां है? तो यह है लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, 1966 में हुई थी। आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में
लठमार होली होती है। देखिए आज 25 मार्च है, आज होली का त्यौहार है, पावन त्यौहार, रंग बिरंगों रंगों का त्यौहार है। आपने बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से मनाया होगा, मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि यह एक मिलनसार एक त्यौहार है, सभी गले मिलती है। ठीक है, तो होली के दिन मेरे दोस्तों लठमार होली होती है। ये यूपी के किस शहर में होती है? ठीक है, तो डायरेक्टली शहर पूछ लेता है, बल्कि मथुरा लखनऊ इलाहाबाद न देकर डायरेक्टली शहर पूछ ले, तो आप किसका आंसर दोगे, किस शहर पर टिक करोगे? तो मेरे दोस्तों ये मथुरा के बरसाने में, मथुरा के बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति को सफल किसने बनाया? देखिए हरित क्रांति को सफल किसने बनाया था? तो ये थे थोड़ा सा डाउट है इसका क्वेश्चन का आंसर, ये थे, ठीक है, MS स्वामीनाथन। देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको आज गलत बता दूं तो यही क्वेश्चन आपने रट लिया और यही क्वेश्चन आगे चलकर किसी परीक्षा में आ गया और आपने इस क्वेश्चन का मैंने जो गलत बताया उसी को ठीक कराया। ठीक है, तो कुछ बातें होती हैं जो गलत ना बताएं। ठीक है, किसी से पूछकर पूछ देख ले या किसी से हिंट ले ले, परंतु सामने वालों को कभी गलत ना बताएं। इसमें कोई ना तो कोई बुराई होती ना कोई बेकार की बातें होती हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार देखें के अनुसार लिंगानुपात कितना है? आया था क्वेश्चन? हाँ, तो मेरे दोस्तों आया था क्वेश्चन, ये है 943। ठीक है, 943, कोई किताब बता दी कि 942 है, परंतु हम 943 मानते हैं। ठीक है, 943 ही ज्यादातर आंसर है इसका, क्योंकि इसमें ऑप्शन 942 है जो बहुत कम मिलता है। तो आप आंसर लगाना 943। इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अंतिम 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, स्पीड से होने वाले हैं। इसके शॉट ले लिया करो भैया। और इसके बाद हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हिंदी के प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट वाले 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 41, चीनी यात्री फाइयान, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में ही चीनी यात्री फाइयान था जो भारत आ गया था। अगला क्वेश्चन, 16 जनपदों को, ये भी क्वेश्चन आया था यूपी प्लस के में कि 16 जनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म से मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? बात में राइटिंग समझ में आ रहा है ना? आवाज आपके पास पहुंच रही है ना कि 16 जनपदों का उल्लेख, जनपद है जो 16 है, इनका उल्लेख बौद्ध के किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बाजा नियंत्रण प्रणाली शुरू की? बाजा नियंत्रण प्रणाली शुरू की, तो इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार में जाकर देखा कि बाजार में क्या सिस्टम चल रहा है, जनता के प्रति बाजार में मोल भाव क्या है। तो उसने ये चीज़ देखी, तो उसने अपने प्राइवेट सैनिक लगाए कि इसकी जांच करो, कोई दुकानदार कोई सेठ जनता के प्रति धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा सामान में। तो उसने बाजार नियंत्रण एक प्रणाली शुरू कर दी। अगला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? किससे मतलब किस वाद्य यंत्र से का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है जो क्या बजा सकते हैं? शहनाई। शहनाई शहनाई बजा रहे हैं कि बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ तिहारा महबूब आया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाकर यह कह रहे हैं। ठीक है, हाँ ज़्यादा दिल लगी मत करना मेरे दोस्तों, दिल पर मत लेना। आगे, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो यह है अफ्रीका। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोम शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के तट पर है? रोम टाइबर नदी के तट पर है। इसको कैसे याद करोगे? जब आप टाई पहन के जाओगे, ठीक है, आपके स्कूल में नियम है कि टाई पहन के आना है आपको। आप उस दिन टाई पहन कर नहीं गए तो क्या होगा? मार पड़ेगी, और मार पड़ेगी तो क्या करोगे? रो जाओगे, है ना, रो जाओगे। तो टाई के बिना आप पर क्या होगा? मार का एक फल मिलेगा, और फल मिलते ही आपको क्या होगा? रोम रोम में बस जाओगे, रोम रोम में। ठीक है, कि हाँ इस मास्टर ने आपको पीटा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोगगर सोपा, जो शरावती नदी पर स्थित है। जो शरावती नदी पर स्थित है, और किस राज्य में? कर्नाटक में पड़ता है मेरे दोस्तों। यह किस राज्य में पड़ता है? भारत के कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने लगाया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने लगाया? तो ये थे हमारे दादाजी। भैया सबसे बड़े परिवार में कौन थे? दादाजी। तो वही तो हिसाब किताब लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, ये ऐसे होना है। तो आप इस तरह से याद कर लेना कि वो आय का, इनकम का बड़ा भाग कौन लगाते हैं? दादाजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन लगाया था। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, महालिनोविस, महालिनोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? किस पंचवर्षीय योजना से है? तो महालिनोविस से जो मॉडल है किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? सेकेंड वाली, जो 1956 से गांधी रही थी 61 तक। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सेकंड भाषा उर्दू है। ये कब घोषित की गई थी? उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू बनाई गई, तो ये किस वर्ष घोषित की गई थी? इसकी ऑप्शन दे दूं, लीजिए। ऑप्शन पहला 1969, दूसरा ऑप्शन है 1948, तीसरा ऑप्शन है
1989, चौथा ऑप्शन है 1999। आपके चारों ऑप्शनों में से इसका आंसर बताना है कमेंट में। साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो दबाकर शेयर करें, लाइक करें, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो माध्यम से।